नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को एक बड़ा झटका कल लगा। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अदालत में अर्जी देकर ये कहा कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं है, बल्कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर साजिश के तहत किसानों की हत्या की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की और साथ ही कहा कि इस साजिश में मंत्री जी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने भी अदालत से कह दिया है कि इन 5 किसानों की हत्या की गई है। अदालत को दी गई अर्जी में जांच अधिकारी ने लिखा है कि अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से कारित किया है। इसलिए एसआईटी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि एफआईआर से लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर नई दफाएं लगाई जाएं। 304A, 338, 279 इसका विलोपन कर दिया है विवेचक ने, इनको हटा दिया है। ये धाराएं हटा दी गई हैं। अब जो बची धाराएं हैं उसमें 302, 120 भी पहले था और जो एडेड सेक्शन है वो 307, 326 और 34, 3/25। 3 अक्टूबर को हुए इस कांड की 50 से ज्यादा वीडियोस एसआईटी के पास सबूत के तौर पे दिए गए हैं, जिससे इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। किसानों के वकीलों का तो दावा है कि उस दिन योजना के तहत बाहर से गुंडे बुलाए गए थे। जांच होने के बाद और जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के, और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर सरकारी एसआईटी के हत्या का आरोप लगाते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने इस पे लोकसभा में बहस न कराने पे नाराजगी जताई। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी यह कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी मानसिकता के चलते इन्हें पद से हटाया भी नहीं। मोदी जी, अजय टेनी को बर्खास्त कीजिए। लखीमपुर कांड को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। फटकार लगाई है, एसआईटी भी दोबारा से गठित की गई है, तब जाकर आखिरकार इस नतीजे पे एसआईटी पहुंची है। इससे किसानों का पक्ष मजबूत होगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ बात हो रही है किसानों की, और अब से कुछ ही देर बाद फतेह मार्च करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों के लिए मार्च करेंगे और एक लंबा संघर्ष किसानों ने यहाँ पर किया है। सर्दी, गर्मी, बरसात में दिन रात दिल्ली की सीमाओं पर वो बैठे थे। अब साल भर बाद घर वापसी की खुशी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के गांव सिसौली को किसानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी यहां पर की गई है। राकेश टिकैत किसानों के साथ 383 दिनों के बाद सिसौली लौट रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में लड्डुओं की तैयारी की गई है। किसान भवन को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह हवन करने के बाद 9 बजे मोदी नगर मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर के अपने गांव सिसौली वहां पर पहुंचेंगे। सुबह की कुछ देर पहले की गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रास्ते में जगह जगह स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। भंडारे और लंगर का भी इंतजाम किया गया है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर कल विपक्षी नेताओं की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में एनसीपी, डीएमके और शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल हुए। शरद पवार के अलावा फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, सीताराम येचुरी, टीआर बालू बैठक में मौजूद थे। इस दौरान शरद पवार से कहा गया कि 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कोई रास्ता निकालने के लिए राज्यसभा के सभापति से बात करें वो। साथ ही यूपीए को मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। और स्टेट वाइज काम करना है। एक फर्स्ट मीटिंग है, ये वापस मिलेंगे। सर को यूपीए में शामिल करने की भी क्या चर्चा हुई? ये बात नहीं हुई, लेकिन हम एक साथ काम करने के बारे में सबका बारे में वापस कल हमारी मीटिंग है। पवार साहब खुद मीटिंग को आने वाले हैं। चलिए, यूपीए में शामिल होगी शिवसेना से चर्चा हुई क्या? आगे की बात है। सरकार कह रही है कि आप लोग माफी मांग लें। नहीं, माफी की कोई बात नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इतनी तेजी से उन्होंने किसी भी वेरिएंट को फैलते हुए नहीं देखा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादातर देशों में हो सकता है। अब तक 77 देशों ने ओमिक्रॉन के मामले की जानकारी दी है, लेकिन हकीकत है कि ये ज्यादातर देशों में हो और अब तक इसका पता ना चल सका हो। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जो असमानता है, अगर हम उसे खत्म कर सके तो महामारी का अंत हो पाएगा। 41 देश ऐसे हैं जहां 10% जनसंख्या को भी वैक्सीन नहीं दी गई है। "77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant." The point I'm making is that there will be these stumbling blocks in this journey to vaccinate the remaining population of the world. What worries is the fact that there is a potential scenario that our vaccines may become ineffective. In the wake of the last 3 weeks of living with Omicron, we have seen how such doubts have come up. Some of them may be genuine. We still don't have the final picture. और वहीं टीकाकरण की रफ्तार को और तेज करने के लिए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। बीएमसी ने नाइट वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, जहां रात में भी अब लोग टीका लगवा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अहमदनगर में टीका लगाओ इनाम पाओ योजना चल रही है। मुंबई के कोलाबा इलाके में सोमवार रात को लोग टीका लगाते नजर आए। बीएमसी की ओर से कई इलाकों में नाइट वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। इसका फायदा दिलीप कुमार जैसे कई लोगों को हो रहा है, जो कामकाज की वजह से टीका नहीं ले पा रहे थे। मैं 9 तारीख से चालू मेरा होने वाला था। हाँ। टाइम नहीं मिला था हमसे। टाइम नहीं मिला। हाँ, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग लाइन से काम करता हूँ। पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, तो समय नहीं मिल रहा था। अगर ये नाइट नहीं होता तब कैसे? मैं आज छुट्टी करने वाला था। छुट्टी करने वाला? हाँ, मेरा तेज बोला आज छुट्टी मत लो, सर छुट्टी रखवा लेना। बीएमसी की कोशिश है कि जनवरी के आखिर तक मुंबई में सभी लोगों को टीका लगा दिया जाए। रात की शिफ्ट भी हमने शुरू कर दी है। हर एक वार्ड में कम से कम एक यूनिट ऐसा रहेगा जहाँ पे रात में 10 बजे तक आप वैक्सीन ले पाएंगे। और एक आधा वार्ड अगर बड़ा है या रेलवे लाइन से बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट भाग में बटा हुआ है, तो उसमें हम 2-2 या 3-3 भी नाइट वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करेंगे, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। अहमदनगर के जामखेड़ में टीकाकरण बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ शुरू किया है। 12 से 24 दिसंबर के बीच टीका लगाने वालों को फ्रिज, टीवी जैसे कई इनाम दिए जाएंगे। जो भी लोग फर्स्ट डोज लेंगे उनको एक कूपन देंगे और लकी ड्रॉ के माध्यम से हम उनको ये चीजें बख्शिश देंगे। इससे ऐसा विश्वास है कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पूरा 100% वैक्सीनेशन 15 दिन में करने का हमारा प्रयास है। महाराष्ट्र में अब तक 12 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं और 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। दूसरी लहर में राज्य में कोरोना से बिगड़े हालात के बाद
सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण खत्म किया जाए। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब पर जो कि एक तरह से लगा कि मुझे पढ़ के कि जैसे मैं कोई रिपोर्टर्स की डायरी पढ़ रहा हूं। जी हां, इस किताब का नाम है लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स। ये जो है बिहार के ऊपर लिखी गई है। बिहार में जो नरेगा का जो कार्यक्रम चलता है उसके बारे में लिखी गई है, उन गरीबों मजलूमों के बारे में लिखी गई है जिसके बारे में आप शायद बहुत चीजें नहीं जानते होंगे दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में बैठकर। और इसको लिखने वाले हैं एम.आर. सरन साहब हैं, अभी अमेरिका में है, वहीं पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड से पीएचडी किया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, हंसराज कॉलेज में पढ़े हैं। इसके पहले भी इनकी एक किताब जो है ब्लू आ चुकी है। लेकिन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। मेरा सबसे पहला सवाल, जो मैंने कहा भी कि ये किताब पढ़ के लगा नहीं कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, मुझे लगा कोई रिपोर्टर्स की डायरी पढ़ रहा हूं, जैसे रिपोर्टिंग करते हुए हम लिखते हैं। ये किताब लिखने का ख्याल क्यों आया और आपने जिस ढंग से लिखा है उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सो मच मनोरंजन जी। इस किताब का एक्चुअली जन्म इस तरीके से हुआ कि मैं अपना पीएचडी खत्म किया था। मैंने पीएचडी किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से, और पीएचडी मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया था, अर्थशास्त्री, लेकिन वो डेटा और ये सब टेक्निकल टेक्निक्स यूज करके मैंने एक पीएचडी किया था। तो जब पीएचडी खत्म हुआ तब मैंने मेरे पास कुछ टाइम था और हालांकि मैंने एक किताब ऑलरेडी लिख चुका था मैंने। तो मेरे जो लिटरेरी एजेंट है उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आप अपने पीएचडी के बारे में ही एक और किताब लिख दे, लेकिन वो टेक्निकल ना हो, उसका कुछ समरी निकाल के ले पर्सन के लिए जितना आसानी से आप लिख सकते हो, जितना आसान तरीके से लिख सकते हो, वैसे एक किताब लिखो आप, ताकि और लोगों को पता चले कि जैसे आपने रिसर्च किया है उस रिसर्च का क्या रिजल्ट आए हैं। तो वो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट थी किताब की। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने भी सोचा कि बहुत ऐसे चीजें थे जो मैंने देखा था बिहार में, जो मेरी पीएचडी में वो फिट नहीं कर रहा था। मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो पेपर्स की जो लिखने की तरीका होता है उसमें कुछ चीजें आप लिख सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं लिख सकते हो। तो वो सब चीजें जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जिन लोगों से मैंने दोस्ती किया, वो सब चीजों के बारे में मुझे लिखना था। तो मैंने सोचा कि ये किताब में लिखूंगा उसके बारे में। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। एक दिल्ली के जनकपुरी से कोई इलेक्ट्रीशियन जाता है और किस ढंग से वो लोगों को मोबिलाइज करता है। लेकिन इस बात का दुख लगा मुझे पढ़ते हुए कि जिसको हम समझते हैं कि ये जो मुखिया है, चाहे जिसे सरपंच भी कई जगह कहते हैं, वो डेवलपमेंट करेगा, लेकिन वहीं पे घपला है। और पैसे जो राजीव गांधी के समय में कहा गया, वो पैसे गरीबों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा है मुखिया के बारे में, ये बिल्कुल सही है। मतलब पंचायतों में, बिहार के पंचायतों में ये हर जगह होता है, लेकिन बिहार में खास करके जो पंचायत के बिल्कुल लास्ट माइल जिसको कहते हैं, जो पंचायत गांव में जो लोगों को लाइव्स को बहुत एक डीप तरीके से जो इन्फ्लुएंस करता है, वो मुखिया का काम। क्योंकि वो मुखिया तो प्रतिनिधि होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और वो काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भूमिहार, राजपूत, ऐसे अपर कास्ट से जो है वहां से आते हैं, और उनके पास जमीन होता है, वो पुराने जमींदार फैमिली से होते हैं, और इनकी जो पावर है उसको चैलेंज करना ही लास्ट माइल में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये मैंने देखा है गांव में। मतलब जब भी मैंने फील्ड वर्क किया है, जो भी मैंने मजदूरों से के बीच काम किया है, जब भी मैं लोगों से मिला हूं, तो उनके सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनके सारे जो डिसीजंस होते हैं उनके लाइफ के बारे में, वो सब चीजें लास्ट माइल पे मुखिया, जो गांव के मुखिया होते हैं, वो लेते हैं। और वो हर मतलब उसको मैं जब देखता हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुखिया लोग होते हैं वो गांव में होते हैं। जब आपका एमएलए है या आपका एमपी हो, वो तो बहुत दूर होते हैं, उनसे तो आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके ऐसे मजदूरों के लिए। तो ये अच्छी बात है कि गांव स्तर पे ऐसे कोई नेता हो जिसके पास आप जा सकते हो, जो आपका मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफी बार ये जो लोग होते हैं जो गांव को चलाते हैं, वो ऐसे ग्रुप से आते, ऐसे वर्ग से आते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अमीर होते हैं कि, और उनमें से इतना पावर कॉन्सेंट्रेट होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि मजदूरों को उन तक भी पहुंचना। जी,
आपने जो अब कहानी लिखी है संजय साहनी के जरिए, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये सच में कैरेक्टर है या फिर ये भी कोई फिक्शनल कैरेक्टर है। दूसरी बात, जो बात आप कहना चाह रहे थे, क्या आपको इस पूरे रिसर्च के दौरान कोई एक पर्सन मिला जो कि आप कहें कि आशा की किरण हो, कोई अधिकारी मिला हो, कोई ऐसा मिला हो कि जो इस मुखिया जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो? तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये नैरेटिव नॉन फिक्शन है, जिसका मतलब है कि ये कहानी नहीं है, ये सच है। तो संजय साहनी जी जो है वो मेरे ही दोस्त है, वो उनसे मैं बहुत बार मिला हूं, उनके गांव गया हूं, उनके घर में रहा हूं, और उनकी जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जैसे आपने भी बोला था कि वो दिल्ली में थे, इलेक्ट्रिशियन थे, वो सब कुछ छोड़ के वापस अपने गांव गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो वो तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसे लोग मिले हैं? बहुत सारे लोग मिले। गांव स्तर पे मुखिया जी होते हैं, मुखिया के भी लोग कुछ लोग होते हैं जो सचमुच अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी वो दलित वर्ग के मुखिया लोग होते हैं, कभी कभी महिला मुखिया होते हैं। महिला मुखिया खास करके, जब कोई महिला मुखिया आपसे मिलते हैं जो सच में मतलब कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा लगता है कि जब वो वोट मांगने आते, खुद आते हैं, ऐसे नहीं है कि अपने पति के फोटो लेके आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और वो गांव स्तर पे और भी लोग हैं, जैसे जिसको बोलते हैं वार्ड मेंबर। तो मुखिया जी एक होते हैं, मुखिया जी के नीचे लोग होते हैं जो वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर खास करके 200-300 लोगों, 200 घरों के बीच एक नेता होते हैं। बहुत सारे वार्ड मेंबर्स हैं जिनसे मैं मिला हूं, जिनको मुझे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत छोटे स्तर पे काम करते हैं, लेकिन अच्छा भी काम करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे या प्रयत्न नहीं कर रहे कि लोगों को मदद करे, अच्छा काम करे, लेकिन एक ढांचा बना हुआ है अभी, जिसमें भ्रष्टाचार इतना घुस गया है कि उसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल ही है। एक चीज और आपकी किताब में उभर के सामने आई, भ्रष्टाचार पे फिर बात करेंगे, जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे आपने जो लिखा है, मदीना बेगम, सुशीला देवी, बासमती देवी, सुमरिया देवी, शकुंतला देवी, मतलब नरेगा जो है उनको भी इम्पावर्ड करने के लिए एक टूल बन सकता है, बजाय कि आप उसमें भ्रष्टाचार ना करें और यदि उनको जायज पैसा दें जो काम आपने उनसे करवाया है। तो महिलाओं के लिए खास करके नरेगा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि जो नरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है, उस मजदूरी पे बहुत लोग काम नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत युवा है, जिनके पास थोड़ा ज्यादा काम करना चाहते हैं, जो प्राइवेट लेबर मार्केट में जिनका वेजेस ज्यादा होता है, वो लोग नरेगा पे काम नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वही महिला लोग होते हैं, जो मतलब 40-50 उम्र के जो होते हैं, जिनके पास बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, जिनके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन जो अभी भी बहुत गरीब है। तो उनके लिए नरेगा बहुत ही एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेफ्टी नेट बन गया है, और नरेगा उनको बहुत मदद करता है। दूसरी बात यह है कि महिला लोग जो होते हैं, एटलीस्ट जो महिला लोग से मैं मिला हूं गांव में, काफी बार वो लोग न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पूरे समूह के बारे में सोचते हैं। तो जब वो लोग काम करते हैं तो एकजुट होके काम करते हैं, एकजुट होके मुखियाओं के खिलाफ लड़ते हैं या बीडीओ के खिलाफ लड़ते हैं, और उनको जब और वो हंसमुख से मतलब एक ऐसे काम करते हैं जो चीयरफुल नेचर से करते हैं, तो उसको देखने में बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत इंस्पिरेशनल होता है। तो बिहार में महिलाओं के बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत ही सीखा है। सरन साहब, आपने पूरी किताब लिख दी है, अब आप क्या एडवाइस करेंगे यदि कोई आपको कहे कि आप भारत सरकार को या फिर किसी अथॉरिटी को आप एडवाइस करना चाहे कि, क्योंकि ये नरेगा एक टूल की तरह आया, मतलब मुझे अब सबको मालूम है यूपीए को दूसरा टर्म कहा गया कि इसलिए मिला क्योंकि नरेगा की वजह से जो काम हुए थे। तो अब इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव हो सकते हैं? तो काफी कुछ चीजें कर सकते हो आप अभी भी। बिहार में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से नरेगा भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ओवरऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक परिस्थिति इतना खराब हो गया है, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर कोरोना हो गया, जीएसटी बीच में आया। तो इसका मतलब ये है कि सब गरीब जो है थोड़ा तरस रहे, थोड़ा काम के लिए ढूंढ रहे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है अभी कि गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं एडवाइस करता तो मैं काफी चीजें बोलता, लेकिन मैं 2-3 चीजें अभी बोलूंगा। एक तो अभी भी ये है
कि जो सबसे बॉटम लेवल की जो नेता लोग हैं, जो मुखिया है, जो वार्ड मेंबर है, उनको और ज्यादा पावर्स मिलना चाहिए, खास करके वार्ड लोगों के लिए, क्योंकि वार्ड जो प्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल वो जातियों से होते हैं जो जिनको और कोई भी गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट नहीं मिलता है। जैसे माझी टोला में, डोम टोला में भी वार्ड मेंबर होते हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे से जितना लोगों को पावर मिलता है उतना वो लोग काम कर सकते हैं लोगों के लिए। मेरी किताब में ये भी है कि जो अगर आपको पावर को थोड़ा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने आर्ग्यू किया है कि जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण जो हुई है बिहार में, खास करके पंचायत स्तर पे, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। दलित, ईबीसी, मतलब जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, उन सारे वर्ग के लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए इन सबसे बहुत हेल्प मिला है। तो अगर मैं किसी गवर्नमेंट को एडवाइस करता तो फाइनली एक चीज बोलता कि पैंडेमिक जो हमने देखा उसमें हमने दो चीजें नोटिस किया। पैंडेमिक तो एक तो हमारा जो हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है। गांव स्तर पे अगर जाओगे तो कोई लोकल डॉक्टर के पास, मतलब जो सरकारी डॉक्टर है उसके पास नहीं जाते हैं। कोई बंगाली डॉक्टर होते हैं जो कुछ भी दवाई खिलाते हैं, उनके पास ही जाते हैं। लोग कोरोना से मरे हैं। हमारी एक स्टडी है जहां हमने देखा है कि एक पायलट स्टडी किया, हमने सर्वे किया, उसमें 3 लाख लोग एक्सेस डेथ्स का हुआ है कोरोना के सेकेंड वेव के 2 महीने में। तो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उसको उनमें से जो लोग होते हैं उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एजुकेशन, शिक्षा पे भी जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं पिछले 10-15 साल में, काफी कुछ और पॉलिसीज के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। जैसे अब बिहार में ही नरेगा हुआ है, लोक शिकायत निवारण कानून, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ले आए हैं नीतीश कुमार जी के सरकार ने, लेकिन शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम है, प्राइमरी एजुकेशन। और अभी कोरोना की वजह से और भी कम हो गया है। मतलब बच्चे जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट करके गांव में ऐसे घूमते हैं। अभी मैं गया था रत्नौली गांव मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे बहुत सारे कहानियां हैं इस किताब में भी। वहां पे भी सबसे बुरा मुझे यही लगा कि दिन में, मतलब बुधवार गुरुवार, मतलब वीकडे में ऐसे बच्चे ऐसे घूम रहे कोई काम के बगैर। 1-2 बच्चा ढाबा में खाना खिला रहा है लोगों को। तो ये सब चीजें देख के बहुत दुख लगता है। तो एजुकेशन और हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करना चाहिए। चलिए शरण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तक भी ये बात पहुंचे, आपकी किताब पहुंचे। वैसे बहुत अच्छी किताब है, काफी दिनों बाद एक ऐसी किताब पढ़ने को मिला है जो कि आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरण साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, थैंक यू। कर्नाटक के मैंगलोर में एक थाने को घेरने वाले कुछ लोगों पर पुलिस ने देर रात लाठीचार्ज कर दिया। ये सभी लोग अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। 6 दिसंबर को 3 लोगों पर 5 अलग अलग बाइक पर सवार लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और इसके बाद से ही संदिग्धों की रिहाई की मांग को लेकर थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं लौटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम किसानों से कर रहे हैं, क्योंकि किसान आज गाजीपुर बॉर्डर से अपना फतेह मार्च निकालते हुए अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। एक लंबा संघर्ष किसानों ने किया। सर्दी, गर्मी, बरसात में भी दिन रात दिल्ली की सीमाओं पर वो डटे रहे और अपने आंदोलन को सींचते रहे अपनी मेहनत से। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के गांव सिसौली को किसानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। राकेश टिकैत किसानों के साथ 383 दिनों के बाद सिसौली लौट रहे हैं। किसान भवन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिसौली गांव में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, मिठाइयां तैयार की जा रही हैं और गांव भर में बांटी जा रही है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह हवन करने के बाद इस वक्त बताया जा रहा है मोदी नगर मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर सिसौली गांव के लिए निकलेंगे। रास्ते में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं और भंडारे और लंगर का इंतजाम भी किया गया है, ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए। और हम सीधा रुख कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। रवीश, आपने भी जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ही इस आंदोलन को और खासकर गाजीपुर बॉर्डर का जो जहां पर किसान बैठे हुए थे उस इलाके को कवर किया है। अब जब राकेश टिकैत यहाँ से निकलने जा रहे हैं रवीश, तो उनके लिए भी एक बहुत भावुक ये लम्हा होगा, क्योंकि एक वो वक्त भी आया था जब ये किसान आंदोलन ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा था और राकेश टिकैत के वो आंसू ही थे जिसके बाद इस आंदोलन ने फिर से तेजी पकड़ी थी।
जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही खुशी भी है और एक गम भी है। खुशी इस बात की है कि इतनी लंबी लड़ाई जो है वो बहुत ही धैर्य अनुशासन के साथ में किसानों ने जीती, और गम इस बात का है कि इस आंदोलन ने देश भर के किसानों को एक कर दिया। 40 से ज्यादा जत्थेबंदियां जो है वो एक मंच पर आ गई, तो उनके बिछड़ने का भी एक दर्द है। मैं आपको माहौल दिखाता हूँ, ये गाजीपुर बॉर्डर का माहौल है। ये आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर सब तैयार हो चुके हैं, और अभी थोड़ी ही देर के बाद में ये आप देखिए किसान जो है माला पहनाकर इनको यहाँ से विदा किया जा रहा है, और थोड़ी ही देर के बाद में यहाँ से जो सारे किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टर अपने अपने वाहनों के साथ में सिसौली गांव के लिए निकलेंगे। सबसे पहले वो मोदी नगर जाएंगे, मोदी नगर से होते हुए खतौली मेरठ होते हुए फिर एक सोरम गांव है जो सर्वखाप पंचायत का जो मुख्यालय है, वहां पर वो पंचायत करेंगे, और उसके बाद में तकरीबन 1 साल के बाद में राकेश टिकैत अपने गांव सिसौली पहुंचेंगे। तो सिसौली को एक दुल्हन के तरीके से सजाया गया है, जो सिसौली में राकेश टिकैत का जो घर है उसके सामने किसान भवन है उसी गांव में, तो किसान भवन को भी सजाया गया है। तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। जगतार बाजवा जी हैं जिन्होंने मुकदमे भी झेले, और पुलिस के कई सारे नोटिस भी आपने रिसीव किए, लेकिन आज बड़े खुश हैं। मोस्ट वांटेड होते हुए भी आज बड़े चेहरे पर आपकी खुशी आ रही है। हाँ, खुशी का दिन है। बड़ा सफलतापूर्वक आंदोलन संपन्न हुआ है और हवन यज्ञ हो गया, वापसी की तैयारी है। पूरा जत्था जो है आज यहाँ से रवानगी करेगा। तो ये रवानगी करेंगे। ये राकेश टिकैत का आदित्य जो है ये ट्रॉली है जहाँ पर उन्होंने 1 साल इस ट्रॉली के अंदर बिताया। अब इसको भी यहाँ से हटाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये राकेश टिकैत की ट्रॉली है, और इसी ट्रॉली में जो है वो साल भर तक राकेश टिकैत जो है वो रहे हैं। तो ये ट्रॉली और रवीश यहाँ पर अशोक भाई, आज बड़ा गम होगा आपको, खुशी भी है और एक गम भी है आपके चेहरे पर। जी नहीं, गम किस चीज का? मतलब यहाँ से हटने का? नहीं, अच्छा भाई हम यहाँ अपने किसान की मांगी मनवाने तो आए थे। हाँ। हमारा तो असली घर तो वहीं पे है। अच्छा। हम तो जहाँ जब जब सरकार तंग करेगी वहीं जाके इसी तरह डटेंगे। अच्छा, गम कुछ नहीं होता, हमारे तो सारे किसान हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन 1 साल में बड़ा लगाव इस जगह से हो गया होगा। लगाव तो भाई एक आदमी 4 दिन कहीं रहने लगे उससे हो जा। सही मायने में तो सरकार को ये जमीन हमें दे देनी चाहिए थी, क्योंकि हम साल भर यहाँ रहे। भाई जो हिंदुस्तान का किसान यहाँ पे रहा है साल भर, 13 महीने, तो 11 महीने में तो पूरा काम हो जा। हम रहे 13 महीने, तो लेकिन जब जमीन न लीजिए लोगों को चलने में। बिल्कुल रवीश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की है यहाँ पर, लेकिन अगर आगे जो जिन शर्तों के साथ और जिन सरकारी वादों के साथ वो जा रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो क्या वापस इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाना क्या संभव हो पाएगा रवीश? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो जनवरी में एक बैठक भी करेगा, एक रिव्यू बैठक करेगा कि जो सरकार ने वायदे किए हैं उस पर किस हद तक अमल होता है। तो ये रिव्यू बैठक करने के बाद में वो अगला अपना कदम उठाएंगे। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात है कि जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, उसकी एकता इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी देन है, और यही वजह है कि सरकार को भी इस बात का अंदेशा है कि इतनी बड़ी बड़ी जो जत्थेबंदियां हैं किसानों की वो एक मंच पर आ गई हैं। पंजाब से लेकर केरला तक से जो है किसान यहाँ पर आते जाते रहे हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने अपने वायदे या इस तरीके से किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो एक इसी तरीके का आंदोलन फिर से खड़ा होने की जरूर संभावना है। बिल्कुल रवीश, हम आपके पास आते रहेंगे। तो आज अब से कुछ देर में अब किसानों का यहाँ से जो जत्था है वो निकलना शुरू हो गया है गाजीपुर बॉर्डर से, और राकेश टिकैत के गांव सिसौली में शानदार जश्न का आयोजन भी किया जा रहा है। तो एक लंबी लड़ाई के बाद अब किसान वापस लौट रहे हैं। तो अब गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा, और यहां पर भी जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं उससे भी उन्हें निजात मिलेगी।
लेकिन इस मौके पर किसान उन लोगों को भी याद कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और लखीमपुर खीरी का जो मामला था उसने सबका दिल दहला दिया था। तो लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना सोची समझी साजिश थी। ये बात मामले की जांच कर रही एसआईटी ने कोर्ट में कही है। एसआईटी ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि ये लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला नहीं, बल्कि आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने योजना बनाकर किसानों की हत्या की। चश्मदीदों की गवाही और जांच के बाद अब एसआईटी ने आरोपियों पर लगी धाराएं और बढ़ा दी हैं। और इसके बाद अब विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर एक बार फिर से दबाव बना रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। लखीमपुर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने भी अदालत से कह दिया है कि इन 5 किसानों की हत्या की गई है। अदालत को दी गई अर्जी में जांच अधिकारी ने लिखा है कि अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं, बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से कारित किया है। इसलिए एसआईटी ने अदालत से दरख्वास्त की है कि एफआईआर से लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफा हटाकर नई दफाएं लगाई जाएं। 304A, 338, 279 इसका विलोपन कर दिया है विवेचक ने, इनको हटा दिया है। ये धाराएं हटा दी गई हैं। अब जो बची धाराएं हैं उसमें 302, 120 भी पहले था और जो एडेड सेक्शन है वो 307, 326 और 34, 3/25। 3 अक्टूबर को हुए इस कांड की 50 से ज्यादा वीडियोस एसआईटी के पास सबूत के तौर पे दिए गए हैं, जिससे इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। किसानों के वकीलों का तो दावा है कि उस दिन योजना के तहत बाहर से गुंडे बुलाए गए थे। जांच होने के बाद और जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के, और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर सरकारी एसआईटी के हत्या का आरोप लगाते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने इस पे लोकसभा में बहस न कराने पे नाराजगी जताई। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। जैसे इनको चुप किया है वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने लिखा, न्यायालय की फटकार व सत्याग्रह के चलते अब पुलिस का भी यह कहना है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने साजिश करके किसानों को कुचला था। जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी मानसिकता के चलते इन्हें पद से हटाया भी नहीं। मोदी जी अजय टेनी को बर्खास्त कीजिए। लखीमपुर कांड को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। बार बार उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। एसआईटी भी दोबारा से गठित की गई है। तब जाकर आखिरकार इस नतीजे पे एसआईटी पहुंची है। इससे किसानों का पक्ष मजबूत होगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसको लेकर जरा भी लापरवाही बरतना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इतनी तेजी से उन्होंने किसी भी वेरिएंट को फैलते हुए नहीं देखा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादातर देशों में हो सकता है और अब तक 77 देशों ने ओमिक्रॉन के मामले की जानकारी दी है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर देशों में ये हो और अब तक इसका पता ना चल पाया हो। डब्ल्यूएचओ का यह भी कहना है कि वैक्सीन को लेकर जो असमानता है, अगर हम उसे खत्म कर सकें तभी इस महामारी का अंत होगा। नहीं तो ऐसे देश जहां पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहां से नए नए वेरिएंट निकलते रहेंगे। 41 देश ऐसे हैं जहां पर 10% जनसंख्या को वैक्सीन नहीं दी गई है। और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर भोपाल के लाऊखेड़ी में सीवेज चैम्बर में हुई मौत के मामले में नगर निगम ने सौंपी है जांच रिपोर्ट। प्रशासन ने यह माना है कि इंजीनियर और मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा मानकों के उतरे थे। सीवेज में कंपनी अंकिता कंस्ट्रक्शन ने सुरक्षा उपकरण जो है वो नहीं दिए थे और प्रशासन ने यह भी माना है कि मृतक श्रमिक जो था वो नाबालिग था।
कल ही एनडीटीवी ने यह खबर दिखाई थी और रिपोर्ट के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुलिस कमिश्नर को आपराधिक केस इस मामले में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सरकारी मदद देने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन एक बार फिर इस खबर ने यह साफ कर दिया कि सरकारें इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों को किस तरह से नजरअंदाज कर रही हैं। और पंजाब की बात करते हैं, जहां पर संगरूर में कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सभा के दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जब चन्नी भाषण दे रहे थे उसी वक्त बीएड और टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात ठीक करने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पंजाब में हम जानते हैं कि लगातार और कई राज्यों में देश के शिक्षक जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं पर उनके वेतन का मामला है, कहीं पर भर्ती में घोटाले का मामला है और इस तरह की अलग अलग मांगों को लेकर शिक्षक जो थे वहां पर आए थे। यहाँ पर बीएड और टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और अब बात करते हैं टॉप 5 की। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। आज गाजीपुर बॉर्डर से फतेह मार्च निकालकर किसान अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। राकेश टिकैत के गांव में जश्न का माहौल है। दूसरी खबर, 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा अभी थमा नहीं है और अब विपक्ष ने ये जिम्मेदारी शरद पवार को दी है कि वो ये मामला राज्यसभा के सभापति से बातचीत करके सुलझाएं। तीसरी खबर, क्या ओमिक्रॉन पर वैक्सीन है बेअसर, अब ये चिंता सबको सता रही है। चौथी खबर, लखीमपुर खीरी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर दबाव बढ़ रहा है। और पांचवी खबर, रामलला के दरबार में बीजेपी के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री आज दर्शन करने पहुंचे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और इस पोल में हिस्सा लें। आपकी पसंद की खबर को हम दिन भर विस्तार से एनडीटीवी और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।